हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल भाई पटेल और आज हम लोग आरआरबी पैरामेडिकल के लिए जो आपका नॉन टेक्निकल का पोर्शन होता है वो कंप्लीट देखने वाले हैं। एक प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिया है, पूरा कंप्लीट एनालिसिस के साथ में चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। आपको बता दें भाई, चाहे आपका पैरामेडिकल का कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं पूछा जाता है। लिमिटेड और फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस ही आते हैं। वही बार बार डेटा बदल बदल कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका एक घंटी वाला क्वेश्चन हो गया, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में घंटियां बजती हैं, तो कितने टाइम के बाद में घंटियां बजेंगी। हर एक शिफ्ट में वो क्वेश्चन आपको दिखेगा, हर एक पेपर में। और इसके अलावा ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है वो तो पूछो ही मत। वो आपको अगर ऐसा कभी किसी पेपर में हो ही नहीं सकता कि वो आपसे क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो उस पर कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। उसके साथ में और जो भी क्वेश्चंस हैं जिनका रिपीटेशन ज्यादा बार हुआ है, उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो इस क्लास से आपका 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। सिर्फ आपको क्लास देखनी है, कॉन्सेप्ट इसी के साथ में ही कराया गया है। और जो ये क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस एग्जाम्स के पूछे हुए क्वेश्चन है। ये तो बात हो गई मैथ की। ऐसे ही आपका रीजनिंग में भी है। रीजनिंग में आपको सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन दिखेंगे वो सीरीज वाले दिखेंगे, और सीरीज वाले में भी बहुत ज्यादा आपको वेरियस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करने हैं। जितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए उनका एनालिसिस करने के बाद में हमने यहाँ पर देखा है किस किस पैटर्न के क्वेश्चंस दिखते हैं आपको सीरीज में, वो सारे के सारे हमने यहाँ पर कराए हैं। फिक्स पैटर्न का ही क्वेश्चन रहेगा, बस डेटा बदला हुआ नजर आएगा। जो सोल्यूशन आपको यहाँ पर करना है वही सोल्यूशन आपको एग्जाम में भी करना है, बस अलग डेटा के साथ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो इसको सबसे पहले अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सीरीज बनी हुई है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। सीरीज वाले जितने भी क्वेश्चन आपको दिखे, भर भर के क्वेश्चन आते हैं सीरीज वाले। आपको सीधा सा काम ये करना है कि इसमें देखना है जोड़। ठीक है, बस आपको जोड़ते हुए जाना है। साथ में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, तो आप बोलोगे 2 जोड़ दो। इसमें देखें कितना जोड़े, तो आपने कहा भाई 4 जोड़ दो। फिर आगे देखो 13 में कितना जोड़े, तो आपने बोला कि भाई यहाँ पर 8 जोड़ दो। फिर उसके बाद में आपने देखा 21 से आप 37 पर जा रहे हो, तो 21 से 37 पर जा रहे हो, तो इसमें कितना जोड़ दें, तो आप बोलो 16 जोड़ोगे। ठीक है, 16। अब देखिए किस पैटर्न में चीजें जुड़ रही हैं। तो आपने देखा पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 16 जोड़ा। यानी 2 फिर 4 फिर 8, यानी डबल कर रहे हो। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल कितना होता है 32। तो आगे आपको 32 जोड़ना पड़ेगा, यानी 37 में अब आपको 32 जोड़ना पड़ेगा। तो 37 में अब आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 32 जोड़ना पड़ेगा। तो ये 69 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हर एक पेपर में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। 2 घंटियां या 3 घंटियां दे रखी होती हैं और वो एक टाइम पीरियड में बचती हैं, कि वो बोल दिया जाएगा कि पहली घंटी 10 मिनट पर बजती है, दूसरी घंटी 12 मिनट पर बजती है, तीसरी घंटी 13 मिनट पर बजती है, ऐसा दे दिया जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, और यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ये 10 बजे एक साथ बजती हैं, तो कितने टाइम के बाद में वो फिर से बजेंगी, कितने टाइम के बाद में फिर से बजेंगी। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद में वो साथ साथ बजती हैं। अगर पूछा गया होता कि 10 बजे के बाद वो कब दोबारा बजेंगी, तब इसका यूज होता। अभी ये टाइम का कोई भी यूज नहीं है। अच्छा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है वो आपको देखना है। सिर्फ इसमें एलसीएम निकाला जाता है, सिर्फ इसमें एलसीएम यानी कि लासापा निकाला जाता है। 2 घंटियां हैं, एक 59 सेकंड पर बज रही है, दूसरी 70 सेकंड पर बज रही है। एक 59 सेकंड पर बज रही है, दूसरी 70 सेकंड पर बज रही है। तो वे बारी बारी से साथ साथ में कब बजेंगी। देखो अलग अलग बज रही है, एक बज रही है 59 सेकंड बाद, एक बज रही है 70 सेकंड के बाद में। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे, जो भी आपका एलसीएम आएगा उस टाइम पीरियड में वो बराबर बजेंगी, मतलब साथ साथ बजेंगी। ठीक है, तो सीधा आपको यहाँ पर एलसीएम निकाल देना है, जो कि आपके पास में 59 और 70। अच्छा, ये दोनों को प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम सीधा आप निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके। 59 × 70। देखो मल्टीप्लाई नहीं होती है, किसी भी केस में मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको एलसीएम निकालना है। और यहाँ पर ऐसे नंबर दे रखे थे कि जिसका एलसीएम सिर्फ मल्टीप्लाई करके ही निकाला जा सकता है, तो इस वजह से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई जो भी दे रखा होगा डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करा देंगे, नहीं, आपको एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 59 × 70। 59 × 70 यानी कि ये आपका 0, 9 63, 6, 7 × 5 = 35 और 6 41। ठीक है, तो 4130, 4130 जो है सेकंड, 4130 सेकंड के बाद में ये बचेंगे। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपके सामने सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक लड़की जो है वो उत्तर दिशा में
एक लड़की उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलती है, फिर उसके बाद दाएं मुड़ती है और इस तरीके से चलना वो प्रारंभ करती है, और यहाँ पर डिस्टेंस आपको बतानी थी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए पहले डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर आपको डायरेक्शन बता दे रहे हैं कि भाई किस तरीके से कोई भी डायरेक्शन आप ग्राफ पर प्रेजेंट करते हो। तो ऊपर की ओर जो है वो आपका नॉर्थ होता है यानी कि उत्तर, नीचे की ओर जो है वो आपका साउथ होता है यानी कि दक्षिण, ठीक है। और आपका राइट साइड में यहाँ पर जो है वो होता है ईस्ट यानी कि पूरब, और यहाँ पर आपका होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम, ठीक है। तो ग्राफ पर इस तरीके से डायरेक्शंस को दिखाया जाता है। अब एक एक लाइन पढ़ते जाइएगा और ग्राफ बनाते जाइए। सबसे पहले उसने क्या बोला है, एक लड़की उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट से उसने चलना शुरुआत करी होगी इस तरीके से, और उत्तर दिशा में यानी ऊपर की ओर उसको चलाना है। कितना चलाना है? 2 किलोमीटर चलाना है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला कि वह दाएं मुड़ती है। दाएं मुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा? देखो, 2 टर्न हो सकते हैं, एक राइट टर्न और एक लेफ्ट टर्न, ठीक है। तो आप सबसे पहले ऐसे देखो कि सीधे जा रहे हो, आपको राइट टर्न मुड़ना है यानी राइट साइड मुड़ना है, तो आप बोलोगे इस तरीके से मुड़ जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि आपको जब भी राइट टर्न मुड़ना हो तो सीधा आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो, और अगर आपको लेफ्ट टर्न मारना है तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो। कहने का मतलब ये हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? जिस हिसाब से जो घड़ी की सुइयां होती हैं, घड़ी की सुई कैसे चलती है, वो आपका इस तरीके से रोटेट करती है, ठीक है। इस तरीके से पहले 1 बजेगा, फिर 2, 3, 4। तो ये जो डायरेक्शन है, इस तरीके से जो घूमना है, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। इसके जस्ट अपोजिट अगर उल्टा उल्टा अगर घड़ी की सुई चलने लगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका रहता है राइट और लेफ्ट मुड़ने का। राइट के लिए क्लॉकवाइज आपको मुड़ना है और लेफ्ट के लिए एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर देखा कि ये 2 किलोमीटर चली, उसके बाद में यहाँ पर आया है कि आपको दाएं मुड़ना है। दाएं मुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा? आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना है यानी कि इस साइड मुड़ना है। तो इस साइड इस तरीके से मुड़ जाएंगे। और कितना? 5 किलोमीटर चलना है। तो भाई यहाँ पर आपको 5 किलोमीटर चलना है, 5 किलोमीटर चल लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला है कि वो अपने बाएं मुड़ती है, ठीक है, बाएं। अब आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, भाई यहाँ से आपको एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। अगर क्लॉकवाइज मुड़ना होता तो नीचे की तरफ मुड़ते, लेकिन आपको बाएं मुड़ना है तो आपका ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कितना? 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर, ये 3 हो गया। उसके बाद में बोला गया है कि वह फिर से बाएं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से फिर से आप बाएं मोड़ दोगे और 5 किलोमीटर चलाओगे। देखो नीचे इतना 5 है तो इतना ही आपको रखना है, और यहाँ पर भी 5 ही है। वो इस डायरेक्शन पर यानी इस पॉइंट पर पहुंच जाती है, और बताना है आपको ये शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, ठीक है। तो शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, तो आप बोलोगे इतनी जो लंबाई है वो 2 है। और अगर आप यहाँ की भी देख लो, क्योंकि शुरुआती पॉइंट यही तो था, यहाँ से अब वो यहाँ तक पहुंच गया है, तो यहाँ तक 2 था। ये कितना है? जितना आपके पास ये दिख रहा है। ये कितना है? 3 है। तो ये वाला पोर्शन 3 हो गया, यानी 3 इतना है, 2 इतना है। तो आपके पास टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर हो जाएगी। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक रेलगाड़ी एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है। एक तो घंटी बजने वाला क्वेश्चन हो गया, और एक आपका रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन हो गया। ये लिख लीजिए, फिक्स है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 49 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 29 मीटर पर सेकंड है, तो आपको बताना है कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो यहाँ पर कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है। दो चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो कि नहीं पता है, उसको हम लोग एक्स मान लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर ट्रेन की भी लंबाई जो आपको नहीं पता है वो एल मान लेंगे भाई, एल। क्या? ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन की लंबाई वो एल मान लेंगे। और ये ट्रेन की लंबाई कहाँ से निकलेगी? तो जो आपके पास दूसरा वाला पॉइंट लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए एक व्यक्ति को 49 सेकंड में पार करती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति को पार करेगी, कोई भी ट्रेन देखो, टाइम बराबर क्या होता है? ये आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम यहाँ पर कितना लग रहा है? 49 सेकंड लग रहा है, 49। अगर कोई भी ट्रेन किसी व्यक्ति को, ठीक है, अगर कोई भी ट्रेन किसी पर्सन हो गया, ठीक है, या कोई एक पोल हो गया, ठीक है, या लाइट का सिग्नल हो गया, अगर कोई भी ट्रेन इन चीजों को यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट को पार करती है, अगर कोई भी ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट को पार करती है, तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो एग्जैक्ट ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। यानी इन सिचुएशन में जो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी होगी
वो ट्रेन की लंबाई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ट्रेन की लंबाई के बराबर। और यहां पर वो एक पर्सन को पार कर रही है 49 सेकंड में, तो यहां पर ट्रेन द्वारा जो चली गई दूरी होगी, यहां पर जो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ट्रेन की लंबाई के बराबर, और ट्रेन की लंबाई हमें यहाँ नहीं पता है जो कि आपके पास एल दे रखी है, तो इसको एल कर लेंगे। और स्पीड तो दे ही रखी है 29, तो ये आपका 29 हो गया। यानी एल बराबर हमारे पास यहाँ से निकल कर आ गया 49 × 29। ये क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई हो गई। ठीक है, ट्रेन की लंबाई हो गई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9×9 = 81, 8 और 9 × 36 और 8 44, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 98, 1 8 4 12, और ये आपका हो गया 1421 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई है वो 1421 मीटर हो गई। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 1421 मीटर। अब अगर पहले वाले पॉइंट पर आते हैं, एक जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो 65 सेकंड में फिर से यही फार्मूला आपको लगाना है, 65 सेकंड में पार करती है। अब की बार जो ट्रेन है जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या पुल को पार करेगी, ठीक है, या दूसरी ट्रेन को पार करेगी, तब चली गई दूरी क्या होती है। ठीक है, तो तब चली गई दूरी क्या होगी, खुद की लंबाई, खुद की लंबाई प्लस जिसको वो पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, उसकी जो लंबाई होगी उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अगर वो कोई पुल को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई टोटल जोड़ देंगे, तो उतनी टोटल दूरी ट्रेन द्वारा चली जाएगी। ठीक है, किस कंडीशन में, जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी प्लस यानी कि पुल को पार करेगी, ठीक है, या फिर दूसरी ट्रेन को पार करे। इन सभी केस में क्या होता है, ट्रेन द्वारा जो चली गई कुल दूरी होती है वो ट्रेन की खुद की लंबाई और इनकी लंबाई का जोड़ के बराबर होती है। तो यहां पर जो ये 65 सेकंड आया है, इसमें जो चली गई दूरी होगी वो ट्रेन की खुद की लंबाई होगी जो कि आपके पास दे रखी है 1421, प्लस जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसको भी यहां पर जोड़ना पड़ेगा, जो कि हमें नहीं पता है, एक्स के बराबर हो जाएगी, प्लस एक्स कर देंगे। अपान में स्पीड तो फिक्स ही रहती है, स्पीड आपके पास क्या रहेगी, 29 रहेगी। ठीक है, अब यहां पर मल्टीप्लाई करवा लेंगे और घटा देंगे, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सीधा अगर आप यहां पर देखो, अच्छा यूनिट डिजिट भी आप लोग नहीं लगा सकते हो क्योंकि यहां पर सभी जगह 4 4 दे रखा है, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 65 × 29, ठीक है, 65 × 29, ये कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 4 × 4 = 54 और 4 = 58, और 5 2 10 और 6 2 12 1 13, तो यहाँ पर हो गया 1885, और 1885 हो गया मल्टीप्लाई कराने के बाद 1885, और ये आपका इधर आ जाएगा तो 1421 बराबर में आपका हो गया x। तो यहाँ से आपका 4 हो गया, और ये आपका हो गया 6, और यहाँ पर हो गया 4, 464 मीटर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या तो ट्रेन खुद को पार कर रही होगी, या फिर किसी पुल को, या फिर प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी। तो दोनों कंडीशन में हमने बता दिया कि ट्रेन द्वारा चली गई दूरी ही मेन होता है, वही आपको निकालना होता है। अगर आदमी को या पोल को या किसी लाइट को पार करेगी तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। अगर वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी या पुल को पार करेगी या फिर दूसरी ट्रेन को पार करेगी, तो उस केस में उसके द्वारा जो चली गई टोटल दूरी होगी वो ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस इनकी लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, सेम ऐसा क्वेश्चन जरूर फंसेगा। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है। आपको बताना है कौन कौन से इसमें कंक्लूजन सही है, कौन कौन से कंक्लूजन गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखिए ई और आर, सबसे पहला वाला चेक करते हैं। ई और आर सिर्फ आपको देखना है, देखकर ही क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। ई और आर देखिए सबसे पहले ऊपर कहां पर आपको दिख रहा है उसको मार्क कर लेंगे। तो ये आपका ई लिखा हुआ है और ये आपका आर लिखा हुआ है। ठीक है, ई और आर, बाकी उसके बीच में क्या है उसको छोड़िए, ई और आर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए सिर्फ इतने पर फोकस करेंगे, ई और आर, इसके बीच में जो भी है उसको आप हटा दीजिए। तो यहाँ पर जो साइन बना हुआ है वो एक ही साइड साइन बना हुआ है। जब भी साइन एक ही साइड होगा, चाहे ऐसे हो, ठीक है, चाहे दोनों साइन, इसके बीच में जितने भी साइन आ रहे हो, ये और ये हमसे पूछा गया है, इसके बीच में जितने भी साइन आ रहे हो उनकी सबकी डायरेक्शन एक साइड होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन एक साइड है तब कुछ कंक्लूजन निकल सकता है, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए, ये भी चल जाएगा ये भी चल जाएगा, लेकिन दो पॉइंट के बीच में अगर दोनों की डायरेक्शन ऐसे हो जाए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर हो जाए, तो यहां से हमेशा रिजल्ट आपका निगेटिव आता है, यानी कोई भी कंक्लूजन वहां से नहीं बनेगा इस कंडीशन में। ठीक है, ये ब्लॉकेज हो जाएगा। ठीक, तो सीधा आप ये समझे यहां पर
अगर हमें आर और ई के बीच में रिलेशन देखना है, क्यों? क्योंकि हमारा जो कंक्लूजन है वो यही है, ई और आर वाला। इसके बीच अगर हमें देखना है तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो साइन बने हैं वो एक ही साइड में, साइड के साइन होने चाहिए, बिल्कुल है यहाँ पर एक ही साइड के। और आप देख सकते हो आर की साइड में मुंह खुला हुआ है, आर की साइड में मुंह खुला हुआ है, तो यहाँ पर देखो आर की साइड में मुंह खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है, इसका मतलब है ये डेफिनेटली सही है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से देखिए अगला क्या दे रखा है, आई और ओ। सबसे पहले आप देखिए आई कहां पर है, आई यहां पर है, ओ कहां पर है, ओ यहां पर है। ठीक है, अब आई से ओ पर आपको जाना है तो इसके बीच में कितने साइन मिलेंगे, ये आपका ऐसे साइन है, फिर उसके बाद में ये साइन है, देखो सभी की डायरेक्शन सेम है। अगर ये अपोजिट ऐसे ऐसे होता तो हम कह देते कि कंक्लूजन गलत है, लेकिन यहां पर तो एक ही डायरेक्शन है। अब एक ही डायरेक्शन है, उसके बाद में आपको ये भी चेक करना है कि ओ की साइड में, देखो ओ की साइड में ये मुंह खुला हुआ है, इसमें देखो क्या ओ की साइड मुंह खुला हुआ है, बिल्कुल सही, इसका मतलब है ये कंक्लूजन भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, तीसरा डब्ल्यू और आई। देखो डब्ल्यू और आई कहां पर दे रखा है, डब्ल्यू और आई, डब्ल्यू यहां पर दे रखा है, आई यहां पर दे रखा है। अब डब्ल्यू और आई के बीच में अगर आप देखोगे तो आपको साइन दिखेगा ये वाला, फिर से आपका ये वाला, और फिर आपको ये बराबर का भी दिख रहा है। देखो कब हमने बताया है, जब अपोजिट हो जाए, भाई ऐसे ऐसे हो जाए या फिर ऐसे ऐसे हो जाए, साइन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, देखो एक इधर साइड को जा रहा है, एक इधर साइड को जा रहा है, तब भी कंक्लूजन गलत। या फिर दोनों साइन ऐसे फंस जाए, तभी कंक्लूजन गलत। लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पर साइन एक ही डायरेक्शन में है। अब बोलोगे बराबर का क्या करना है, बराबर की कच्ची भोरिया उसको इग्नोर करेंगे हमेशा, बराबर से कोई मतलब ही नहीं है, वो सेम ही चीज होती है। ठीक है, तो दोनों एक ही साइड में है, अच्छी बात। अब दूसरी बात हमें ये चेक करनी है कि ये जो डब्लू यहाँ पर है और आपका आई जो है वो यहाँ पर है, यानी डब्लू साइड में, डब्लू साइड में मुंह खुला होना चाहिए, तो डब्लू साइड में यहाँ पर मुंह खुला हुआ है, डब्लू साइड में मुंह खुला हुआ है, तो भाई ये भी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए वाला जो ऑप्शन है वो आपके सामने सही हो गया कि ऑल फॉलोज, यानी तीन तीन के तीनों जो है यहाँ पर फॉलो करते हैं, तीनों जो है वो यहाँ पर फॉलो करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 4500 विद्यार्थियों के पास, 4500 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों की जो संख्या का अनुपात है वो आपका 49:51 है। ठीक है, अब आपको इस अनुपात को 1:1 करने के लिए कितनी और लड़कियों को दाखिला दिलाना पड़ेगा। देखो बहुत आसान है, सिर्फ एक बात को समझिए, देखो 49:51। अब ये देखिए सबसे पहले ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं, देखो पहले गर्ल्स और बॉयज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये गर्ल्स हैं और ये आपका बॉयज दे रखा है। ठीक, अब उसके बाद में अनुपात को 1:1 करना है। अब ये जो रेशियो दे रखा है, इस रेशियो को आपको 1:1 में करना है। अब 1:1 की जो खासियत है, 1:1 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो 1:1 है तो इसको आप चाहे 10:10 लिखो, चाहे इसको 12:12 लिखो। देखो कट कर दोगे फिर से आपका 1:1 आ जाएगा, इसको कट कर दोगे 1:1 आ जाएगा, यानी कि आप इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हो। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब दूसरी बात बोला गया है यहाँ पर कितनी और लड़कियों को दाखिला देना चाहिए, कितनी और लड़कियों को दाखिला देना चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको किसको ऐड करना है, लड़कियों को यहाँ पर ऐड करना है, गर्ल्स को ऐड करना है, यानी कि बॉयज में कोई भी चेंजमेंट नहीं लाना है, यानी पहले जितने बॉयज थे आज भी उतने ही बॉयज होने चाहिए। देखो पहले 51 लड़के थे, आज एक लड़का है, यानी हमें पहले बॉयज को बराबर करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको 51 से गुणा करानी पड़ेगी। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हो, तो यहाँ पर हम 51:51 लिख सकते हैं। भाई जो 1:1 था उसको आप 51:51 भी लिख सकते हो, चाहे वो आप 10:10 लिखो, चाहे 12:12 लिखो, चाहे कैसे भी लिखो। हमने 51 ही क्यों किया, क्योंकि बोला गया है लड़कियों को यहाँ पर एडमिशन देना है, लड़कों का एडमिशन नहीं चाहिए। इसका मतलब है पहले जितने लड़के थे आज भी लड़के उतने ही होने चाहिए, पहले 51 लड़के थे तो अब भी हमें 51 ही लड़के करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए लड़कियां पहले 49 थी, अब 51 हो गई हैं, इसका मतलब ये हो गया कि भाई कितनी लड़कियों को एडमिशन आपने दिया, आपने बोला 2 यूनिट लड़कियों को एडमिशन दे दिया। 2 यूनिट, भाई 2 ही तो बढ़ा, कितना बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ गया। अब ये जो 2 यूनिट है इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्चुअल बच्चों में। वो कहां से आप देखोगे, तो ये डेटा आपका दे रखा है 4500 टोटल बच्चे हैं, स्टार्टिंग में टोटल बच्चे 4500 थे, यानी लड़कियां कितनी थी 49, लड़के कितने थे 51, लड़कियां थी 49, लड़के थे 51, पहले की बात हो रही है। तो इनको आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो गया 100। तो ये 100 यूनिट बच्चे हैं, जो कि क्वेश्चन में कितने गिवन है 4500। तो एक यूनिट बच्चों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, एक यूनिट बच्चों की वैल्यू कितनी होगी 45, हमें चाहिए 2 यूनिट, 2 यूनिट कितना होगा, तो भाई मेरे 2 यूनिट हो जाएगा 90 बच्चे, 90 बच्चे, यानी कि यहाँ पर
2 यूनिट ऐड करना होगा, यही तो पूछा गया था कितनी और लड़कियों को ऐड किया जाए, तो आपने बोला 2 यूनिट लड़कियां ऐड करी जाए, लेकिन हमें एग्जैक्ट डेटा चाहिए था, वो डेटा हम लोग यहाँ से निकाल देंगे कि भाई सिर्फ 90 ऐड करना है, ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। एक श्रीमान 30 किलोमीटर की यात्रा 6 घंटे की गति से पूरा करते हैं और शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरी करते हैं, तो आपको बताना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। देखो स्पीड बराबर क्या होता है, टाइम, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी बटे कुल समय, बटे कुल समय, कुल समय। तो अगर आप दूरी यहां पर देखो, डिस्टेंस देखो, तो आपको क्लियरली दिख रही है कि पहले वो 30 किलोमीटर चलते हैं और फिर 40 किलोमीटर चलते हैं, यानी 30 प्लस 40 टोटल 70 किलोमीटर ये चलते हैं, 70 किलोमीटर चलते हैं। अब हमें टोटल टाइम चाहिए, तो पहले जब वो 30 की स्पीड से चल रहे थे, 30 किलोमीटर जब वो चल रहे थे तो 6 की स्पीड से चल रहे थे, तो पहले उनको टाइम कितना लगा, तो आप बोलोगे टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 30 बटे 6, यानी शुरुआत में जब वो 30 किलोमीटर चले हैं तब उनको 5 घंटे का समय लगा। कितना समय लगा, 5 घंटे का। दोबारा में वो जब 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे थे तो सीधा यहाँ पर अब की बार दे रखा है उनको 5 घंटे का समय लगा, तो यहाँ पर दोबारा भी उनको 5 घंटे का समय लगा। ठीक है, तो यहाँ भी 5 घंटे का समय, यहाँ भी 5 घंटे का समय, तो टोटल उनको 10 घंटे का समय लग गया। कितनी दूरी तय करने में, 70। तो 70 बटे 10, यही तो यहाँ पर कुल समय हमें निकालना था। तो एक पोर्शन का 5 घंटा लगा, दूसरे पोर्शन का 5 घंटा लगा, तो टोटल यहाँ पर टाइम कितना हो गया, 5 प्लस 5 कितना, 10 घंटा। यही 10 घंटा आपको यहाँ पर लिख देना था। तो 7 किलोमीटर पर आवर इनकी एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगी। 7 किलोमीटर पर आवर, सी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला दे रखा है, कितने वर्षों में कोई भी धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो सीधा आपको केवल रेट दे रखा है। ठीक है, एक फार्मूला बस आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणे समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, बटे में 100। यानी कि हम बोलेंगे इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100, यही होता है। ठीक है, ना यहां पर हमें मूलधन पता है ना हमें ब्याज पता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या दे रखा है, टाइम हमको निकालना है। देखो टाइम भी नहीं पता है, रेट पता है, और साधारण ब्याज की दर से कोई भी धन जो है वो 3 गुना हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा अपने मन से ये मान सकते हो कि भाई 100 रुपया मान लीजिए, चाहे आप इसको 1 रुपया मान लीजिए, चाहे आप 100 रुपया मूलधन मान लीजिए। मोस्टली 100 मानकर किया जाता है, कैलकुलेशन नहीं होती है। तो अगर आप 100 मूलधन मान रहे हो तो यहाँ पर बोला गया साधारण ब्याज की किस दर से ये जो धन है वो आपका 3 गुना हो जाएगा। कोई भी धनराशि 3 गुना हो जाएगी, यानी 100 रुपया का 300 रुपया बन जाएगा, 100 रुपए का 300 रुपया बन जाएगा। ये क्या आता है, ये आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन। यानी 100 रुपए आप बैंक में जमा करने गए, अब आपको वापस में वो 300 रुपए दे रहा है। टोटल उसने रुपए कितना वापस किया, 300। इसका मतलब है कि आपको ब्याज यहां पर कितना मिला, यहां पर ब्याज कितना मिला भाई, 100 रुपए। आपका तो रुपया 100 था ना, पहले से ही 100 था, अब आपको टोटल 300 वापस किया जा रहा है। कितना आपको एक्स्ट्रा मिल गया, तो आपने बोला भाई 200 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया, तो यही तो ब्याज होता है। तो 200 रुपया जो ब्याज है वो आपको मिल गया। बस अब सारी चीजें सही हो गई। देखो ब्याज आपके पास आ गया, ब्याज भी आपके पास आ गया। ब्याज कितना है, ब्याज 200 रुपया, ब्याज 200 रुपया। मूलधन कितना हो गया, 100 रुपया। रेट कितना है, रेट कितना दे रखा है, 10%। इंटू समय कितना है ये हमें निकालना है, टी मान लेते हैं, और अपान में 100 होता ही होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 से आपका ये जीरो कैंसिल हो गया, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स। तो 20 साल का जो समय है वो यहाँ पर लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोई भी धनराशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2916 रुपए हो जाती है, तो आपको बताना है कि वो धनराशि क्या है। अब एक साधारण ब्याज का सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब आप यहां पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सीधा सा एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, ए बराबर पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है, यानी कि मिश्र धन बराबर ये आपका मूलधन हो गया, ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100, और यहाँ पावर में जो समय होता है उसको पावर में लिख देते हैं। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर
क्या क्या आपको दे रखा है, 2916 रुपया हो जाता है। धनराशि आपको बताना है, यानी मूलधन बताना है। सीधे उसने पूछ दिया धनराशि बताइए, यानी कि मूलधन आपको बताना है, पी आपको बताना है। अब जब ये पी दे रखा है तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा, यानी मिश्र धन यही हो जाएगा, मिश्र धन आपके पास यही हो जाएगा। तो 2916 ये आपका मिश्र धन हो गया। पी आपको निकालना है, ब्रैकेट 1 प्लस रेट आपको 8% दे रखा है, और जो यहाँ पर समय है वो दे रखा है 2 वर्ष। तो ये 2 जो है वो आपका पावर में चला जाएगा, 2 पावर में चला गया। इसको कट करेंगे तो 4 दूना 8 और 25 चौके 100, 25 चौके 100। यहाँ पर क्या हो गया, 2916 बराबर पी ब्रैकेट, इसको सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 27/25 का होल स्क्वायर। ठीक है, पी बराबर कितना हो गया, पी बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो 2916 गुड़ा 25/27 का होल स्क्वायर। हमें यहाँ पर पी निकालना था, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 2916 इसमें 25 की मल्टीप्लाई करा देंगे, 25 के स्क्वायर की, और ये जो 27 का स्क्वायर ऊपर था वो अब आपका नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है, स्क्वायर को हटाया और हमने इसको डबल करके लिख दिया। अब ये संख्या जो है वो 9 से कटेगी, 9 तियां 27। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 तियां 27 और 2, ठीक है, 9 दूना 18 और 9 चौके 36। फिर से इसको 9 से काट लेंगे, 9 तियां 27 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 तियां 27 और बच गया 5 नचाक 54। ठीक, यहाँ से 3 तियां 9, 9 चौके 36, ठीक है, 25 चौके 100 और 100 गुड़े 25 यानी 2500। तो P बराबर जो है वो आपका 2500 आ जाएगा। P बराबर 2500, ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो करेक्ट हो गया। सीधा आपको ये फार्मूला याद रखना है, मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है और उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाता है, तो नया जो आयत है उसका क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए, सक्सेसिव का एक फार्मूला होता है, अगर कोई भी चीज एक बढ़ती है और दूसरी चीज घट रही होती है। ठीक है, तो सीधा उसका फार्मूला है, उसको याद रखेंगे, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो ओवरऑल जो चेंज है वो इतने परसेंट होता है। अगर ए में कुछ परिवर्तन हो रहा है और बी में भी सक्सेसिव कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उसके लिए फार्मूला है a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो ओवरऑल जो इतना चेंज है वो ऐसे होता है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, पहली चीज जो है वो 10% बढ़ रही है तो इसको +10 कर देंगे, ये +10 हो गया। फिर उसके बाद में दूसरी चीज जो है वो 10% कम हो रही है तो इसके लिए यहाँ पर माइनस का 10 कर देंगे। ठीक है, माइनस का 10 कर देंगे। अब आपको यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है माइनस का साइन लगा हुआ है, तो 10 इंटू 10 अपान में 100, 10 इंटू 10 अपान में 100। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया भाई, प्लस का 10 और माइनस का 10 ये तो हट जाएगा। उसके बाद 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 1 बच गया माइनस का 1%, माइनस का 1% बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1%, देखो माइनस हमने कहाँ पर लिया था, जब परसेंटेज में वैल्यू घट रही थी तो हमने उसको माइनस में रखा था, परसेंटेज में वैल्यू बढ़ रही थी तो हमने उसको प्लस में रखा था। यहाँ पर आंसर हमारा माइनस में आया है, इसका मतलब ये हुआ कि 1% चीजें जो है वो घट रही हैं, यहाँ पर डिक्रीज बाई 1%, डिक्रीज बाई 1%, सी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्या दे रखा है, 885, 870, 855, 840। अगला टर्म क्या होगा, हमने बताया था कि जोड़कर या घटाकर देख लेंगे। तो ये 885 है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले 885 में क्या जोड़ें कि 870 मिल जाए। तो आप कहोगे जोड़ना नहीं, आपको यहाँ पर घटाना है। कितना घटाना है, तो 885 में से कितना घटाओगे तो आपको 870 मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पर बोला कि 15 यहाँ पर घटा दें। ठीक है, कितना घटा दें, 15 घटा दें। आगे आपको 870 से 855 तक जाना है, तो कितना आप घटाओगे, तो आपने बोला भाई 15 घटाएंगे। यहाँ पर भी आपने देखा 885 से आपको जाना है 840 में, तो 15 यहाँ पर भी घटाना है, तो आगे भी आपको यहाँ पर 15 ही घटाना पड़ेगा, आपको अगली संख्या मिल जाएगी। तो 840 में से जब आप 10 घटाओगे तो 830, और ये आपका हो जाएगा 5 फिर से घटाओगे तो 825, यानी 840 में से 15 घटाओगे तो 825 मिलेगा। सी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक कोड में जो 749 है इसको फ्रूट इज स्वीट लिखा गया है, 479 इसको लिखा गया है फ्रूट इज स्वीट, इज स्वीट।
और उसके बाद में 248 को लिखा गया है वेरी स्वीट वॉइस। 248 को क्या लिखा गया है? वेरी। एक बार अगर आप ऐसे क्वेश्चन देख लोगे तो कभी गलत नहीं करोगे। वेरी स्वीट, और ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, आपको दिखेंगे एग्जाम में। वेरी स्वीट वॉइस बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और तीसरा क्या दे रखा है? 637 का जो मतलब है वो ईट फ्रूट डेली है। 637 का जो मतलब है वो है ईट फ्रूट डेली। ईट फ्रूट, ईट फ्रूट डेली। अब एक बात यहां पर ध्यान से आपको देखनी है। क्या देखना है? आपसे पूछा गया था कि इज की कोडिंग क्या है, ठीक है। उससे पहले अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, पहले और दूसरे को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहां पर भी स्वीट लिखा हुआ है और यहां पर भी स्वीट लिखा हुआ है। यहां पर भी स्वीट है और यहां पर भी स्वीट है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो, सेंटेंस में कॉमन क्या है वो हमने देख लिया। अब इसकी कोडिंग में क्या कॉमन है वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसकी कोडिंग में 4 कॉमन है। देखो, 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है। तो इसका मतलब है कि जो स्वीट का कोड होगा वो 4 होगा। कैसे निकाला? स्वीट का जो कोड है वो कितना होगा? 4। ध्यान देना इस बात को, कैसे हमने निकाला कि सेंटेंस में आपको कॉमन वाला देखना है और उसकी कोडिंग में जो कॉमन वाला पोर्शन है उसको देखना है। दोनों को इक्वल कर देना है। तो स्वीट की जो कोडिंग है वो 4 हो गई, ठीक। अब यही काम आपको इन दोनों में करना है। इन दोनों में करेंगे। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में आपको कॉमन दिखेगा वेरी, वेरी स्वीट वॉइस, ईट फ्रूट डेली। तो इन दोनों में भाई कुछ भी कॉमन नहीं है, दूसरे तीसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर आप पहले और तीसरे में देखते हो, पहले और तीसरे में अगर आप देखो, फ्रूट इज स्वीट, ईट फ्रूट डेली, तो पहले और तीसरे में आपको फ्रूट कॉमन दिख जाएगा। पहले तीसरे में आपको फ्रूट कॉमन दिखेगा। तो पहले और तीसरे की कोडिंग में देखिएगा क्या कॉमन है। पहले और तीसरे की कोडिंग में क्या कॉमन है, तो इसमें देखेंगे क्या कॉमन है भाई। 4 7 9, 6 3 7, यानी 7 कॉमन है। देखिए 7 यहां पर भी है, 7 यहां पर भी है। तो इसका मतलब है कि फ्रूट की जो कोडिंग होगी वो 7 होगी। फ्रूट की जो कोडिंग है, फ्रूट की जो कोडिंग है वो 7 है। फ्रूट की कोडिंग 7 है। अब इसके बाद आपसे इज के बारे में पूछा गया था। अब आप सबसे पहले देखिए इज कहां पर है। इज कहां पर है? तो आपने कहा इज हमें सिर्फ यहां पर दिखाई दे रहा है। इज हमें यहां पर दिखाई दे रहा है पहली वाले में। अब आप ये देखिए, फ्रूट की कोडिंग हमें पता हो गई है। फ्रूट की कोडिंग कितनी है भाई? 7 है। 7 जो है वो फ्रूट को दिखाता है। और जो स्वीट है, स्वीट की कोडिंग कितनी है? 4। तो भाई ये 4 को दिखाता है। अब बच गया यहाँ पर 9 और यहाँ बच गया इज। तो इज की कोडिंग कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। ऐसे आपको दिमाग लगाना है। अब ये मत सोचिए जैसे फ्रूट पहले नंबर पे लिखा हुआ है तो फ्रूट की कोडिंग 4 हो गई, 7 पर ये लिखा हुआ है तो इज की कोडिंग 7 हो गई। ऐसे नहीं होता है। कॉमन देखना होता है सेंटेंस में भी और उसकी कोडिंग में भी। जो चीज उधर कॉमन होगी वही चीज आपको यहाँ पर इधर कॉमन दिखेगी, उसको उसके बराबर कर देना है। अलग अलग कोडिंग निकलेगी और इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को 72 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 72 दिन। ए प्लस बी किसी काम को 72 दिनों में करते हैं। उसके बाद में बोला गया है बी प्लस सी उसी काम को 120 दिनों में करते हैं। बी प्लस सी उसी काम को 120 दिनों में करते हैं। और ए प्लस सी उसी काम को, ए प्लस सी उसी काम को 90 दिनों में करते हैं। 90 दिनों में। तो यहां पर आपको क्या बताना है? यहां पर आपको बताना है कि तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, जो कि एलसीएम आपके पास कितना हो जाएगा? एलसीएम, एलसीएम आपके पास हो जाएगा इन सभी का 360। 360 एलसीएम हो गया, निकाल सकते हो। तो एलसीएम निकालने के बाद में अब 360 में 72 का भाग लगाइए, कितना आएगा? 360 में 72 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 लिख देंगे। अब 360 में 120 का भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 यहाँ लिख दो। 360 में 90 का भाग लगाओगे तो 4 हो जाएगा, 4 यहाँ लिख दो। इसका मतलब ये हो गया ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 5 आ गई। ए प्लस बी की वैल्यू 5 हो गई। बी प्लस सी की वैल्यू, बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो आपके पास में कितनी हो गई? 3 हो गई। और ए प्लस सी की जो वैल्यू है वो आपके पास में 4 हो गई। हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पर चाहिए तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर तीनों को अगर हम जोड़ दें, तीनों इक्वेशन को जोड़ दें, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c। ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 3 8 4 12, 12 के बराबर हो गया। तो आप बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 हो गया। ठीक है, 6। तो 6 यहाँ पर आंसर नहीं टिक करना है। हमसे ये नहीं पूछा गया था ये 6 का क्या आया है, ये इनकी एफिशिएंसी आई है। ए प्लस बी प्लस सी काम को किस स्पीड से करेंगे, ये हमारे पास में 6 आया है। टोटल काम कितना है? जो भी एलसीएम होता है वही आपका टोटल काम होता है।
जो भी एलसीएम होता है वही टोटल काम होता है। यानी 360 काम को आपको 6 की स्पीड से करना है तो कितना समय लगेगा भाई? 360 कुर्सियां बनानी है आपको, 6 कुर्सियां आप पर डे बनाते हो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 60 दिन। तो इसमें कितना समय लगेगा? 60 दिन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। 3 पुरुष या 5 महिलाएं, या यहाँ पर वर्ड आया है, इसका मतलब है कि जो 3 पुरुष हैं, 3 मेन की जो पावर है वो 5 वुमेन की पावर के बराबर है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है? 6 पुरुष और 5 महिलाएं एक साथ इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 6 पुरुष प्लस 5 महिला, 5 महिला, ये इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर देखोगे, 3 जो पुरुष हैं वो 5 महिलाओं के बराबर है, और यहां पर 6 पुरुष की बात हो रही है। तो एक काम करते हैं भाई, 3 पुरुष इसके बराबर हैं, तो अगर हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करवा दें, 6 पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर हो जाएंगे भाई? 6 पुरुष जो है यहां पर भी 2 की मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 10 महिलाओं के बराबर हो जाएंगे, ठीक है, 10 वुमेन के बराबर हो जाएंगे। यानी एक्चुअल में जो मेन प्लस वुमेन दे रखा था, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, 6 मेन को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? वुमेन में। यानी 10 वुमेन ये हो गई और 5 वुमेन ये हो गई, ये आपके पास हो गया 15 वुमेन। यानी क्वेश्चन को हमने बदल ही दिया, जहां पर 6 पुरुष और 5 महिलाएं लिखी हुई थी उसकी जगह पर आप ये बोल सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ 15 महिलाएं। क्या बोल सकते हो? 15 महिलाएं इसी काम को कितने दिनों में करेंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब देखिए, अब यहां पर आते हैं, या वर्ड लगा हुआ है तो इससे आप परेशान मत होइएगा, ये एक अलग चीज है, चाहे आप इसको लीजिए चाहे आप इसको लीजिए, ठीक है। अगर एंड वर्ड दे रखा होता तो दोनों को कंसिडर करना पड़ता। अब देखिए, 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में करती हैं। 5 महिलाएं, 5 वुमेन किसी काम को 12 दिनों में करती हैं, तो एक महिला उसी काम को कितने दिनों में करेगी? तो आप बोलोगे 12/5। ऐसा नहीं करना है, 12/5 नहीं करना है। अगर एक काम आप 10 दिनों में करते हो, ठीक है, अगर सपोज ये मान लीजिए 2 लोग हैं किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, तो अकेला व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेगा? क्या 5 दिन में कर देगा? नहीं भाई, 10 × 2 यानी अकेला ज्यादा समय लगाएगा, अकेला ज्यादा समय लगाएगा। टाइम एंड वर्क में यही खासियत होती है कि ये 5 है। मोस्टली केसेस में क्या होता है, भाग हो जाता है, लेकिन टाइम एंड वर्क के केस में अगर 5 आदमी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं तो एक आदमी को ज्यादा समय लगेगा, यानी कि अब आपको 12 × 5 दिन का समय लगेगा। और आपको निकालना कितना है? 15 महिलाओं का निकालना है। तो भाई आपको यहाँ पर 15 महिलाओं को निकालने के लिए अब आपको भाग करना पड़ेगा 12 × 5/15। तो 3×12 = 15, 5 से 5 कट गया, 4 दिन का जो समय है वो इसमें लगने वाला है। ए वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। बर्ड्स विंग्स, बर्ड्स जो है वो चलती कैसे हैं या उड़ती कैसे हैं? पंख की सहायता से। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर देखना है, ये आपका लिखा हुआ है वेल वाटर, यानी वेल मछली जो है वो क्या वाटर की सहायता से चलती है? नहीं, वाटर में रहती है। अगर यहाँ बर्ड्स स्काई लिखा होता, बर्ड्स स्काई लिखा होता तो वेल और वाटर सही हो जाता। आपको रिलेशन देखना पड़ेगा, बर्ड्स उड़ती है विंग से, ठीक है। तो क्या डॉग्स जो चलते हैं वो लंग्स से? नहीं भाई, ये भी गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद पेन और पेपर, क्या पेन जो है वो पेपर से चलता है? अगर पेन इंक लिखा होता तो समझ में आता है जो पेन है वो भाई इंक से चलता है, लेकिन पेन और पेपर कोई भी कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं। अब आप इसको देखो, कार और व्हील, यानी कार किससे चलती है? पहिए से, पहिए से ही तो चलती है, बाकी इंजन से भी चलती है वो बात अलग है, लेकिन मूवमेंट किससे होता है? व्हील से। बाकी के सारे तो गलत ही हैं, ये भी आपको इससे सिमिलर मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रवि जो है वो सुमित से 7 स्थान आगे है, तो 39% है, तो रवि यहां पर, ठीक है, रवि आपका यहां पर दे रखा है, ये है रवि, और सुमित से 7 स्थान आगे है, तो भाई यहां पर मान लेते हैं सुमित, ठीक है। तो अगर आप सुमित से आप आगे हो, सुमित से ये 7 स्थान आगे है, यानी यहां से यहां तक 7 स्थान आगे है, और सुमित का जो स्थान है वो अंत से 17वां है, यानी लास्ट यहां पर कतार लगी हुई है, यहां पर, यहां से सुमित तक जाओगे तो टोटल आपको 17 लोग दिखेंगे, ठीक है। 7th प्लेस पर है, 17th प्लेस पर, ठीक। अब आपको क्या निकालना है? प्रारंभ से रवि का स्थान आपको बताना है, प्रारंभ से रवि की पोजीशन बतानी है, यहां पर आपको पोजीशन बतानी है, जो स्टार्टिंग होगा, स्टार्टिंग की इस तरीके से पंक्ति लगी हुई है, तो आपको स्टार्टिंग से कितना रवि कितने नंबर पर है ये आपको बताना है। ये इतनी चीज दे रखी है कि इंड से सुमित 17वें नंबर पर है, फिर सुमित से 7वें नंबर पर जो है वो रवि है,
यानी यहां से यहां तक 17वें नंबर पर, फिर 7 नंबर पर, और इसका मतलब है कि इंड से जो इंड से जो रवि है वो 17 + 7 कितना 24वें नंबर पर हो जाएगा। भाई अगर इंड से रवि की बात करें तो 17 + 7 क्या 24वें नंबर पर हो जाएगा? तो आप कहोगे बिल्कुल 24वें नंबर पर हो गया। अब ऊपर से पोजीशन हमें पता करनी है, ऊपर से हमें पोजीशन पता करनी है। तो अब आप एक फार्मूला याद रखेंगे, जब भी आपके पास में किसी एक बंदे की, किसी भी एक पर्सन की राइट से और लेफ्ट से पोजीशन पता होती है तो हम टोटल निकाल सकते हैं। टोटल पर्सन बराबर होता है राइट से पोजीशन प्लस लेफ्ट से पोजीशन -1। ये आपके पास में फार्मूला होता है। टोटल का फार्मूला होता है किसी भी एक पर्सन की, जो यहाँ पे रवि है, इसकी एक पर्सन की, चाहे नीचे से ऊपर की ओर पोजीशन, इसको यहाँ पर राइट लेफ्ट की जगह पर आप इसमें ये भी बोल सकते हो टॉप और बॉटम, ठीक है। जो पंक्ति होगी वो ऐसे भी लगाई जा सकती है और इस तरीके की पंक्ति भी बनाई जा सकती है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, या फिर एक खड़ी लाइन में भी पंक्ति बनाई जा सकती है। तो राइट लेफ्ट की जगह पर आप टॉप बॉटम भी कर सकते हो। यानी किसी भी एक बंदे की ऊपर से पोजीशन या नीचे से पोजीशन अगर आपको पता है तो हम टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल ऑलरेडी आपका गिवन है कितना 39, ठीक है। अब देखिए ऊपर से पोजीशन हमें निकालनी है, जो कि हम इसको x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। नीचे से पोजीशन हमें पता है 24वें नंबर पर है, -1 कर देंगे। कितना हो गया ये 23 आपका इधर चला जाएगा। 29 माइनस का 23 बराबर में x यहाँ पर कितना हो गया 16। तो 16वें नंबर पर जो है वो आपका ऊपर से आपका 16वें नंबर पर हो जाएगा। सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। किसी भी पर्सन की राइट से या लेफ्ट से पोजीशन पता होगी तो ये फार्मूला अप्लाई करके हम टोटल पर्सन निकाल सकते हैं। और इस क्वेश्चन में टोटल पर्सन ऑलरेडी आपका दे रखा था, ठीक है। एक साइड से पोजीशन पता थी, दूसरी साइड से पोजीशन निकालनी थी, निकाल सकते हैं। इफ पॉन्ड एज RSTL, तो आपको हियर का बताना है। यानी पॉन्ड को इस तरीके से लिखा गया है POND, पॉन्ड को RSTL करके लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर नंबरिंग कर देंगे। तो O 15 पर, 16 पर, ये आपका 14 पर, D जो है वो 4 पर, ये 18, 19, 20 और ये 12। तो अगर आप देखोगे पहले P से R पर गए हो, P से R पर गए हो तो आपने क्या किया, 2 ऐड किया। फिर O से S पर गए हो तो O से S पर गए हो, यानी कि आपने क्या किया 4 ऐड किया। O से S पर गए हो तो 4 ऐड किया। फिर N से T पर गए हो, N 14 पर है, T है 20 पर, तो अब आपने क्या किया इसमें 6 ऐड कर दिया है। और D से L पर गए हो तो आपने क्या किया इसमें 8 जोड़ा है। कैसे चीजें चल रही हैं, पहले पद में 2 जोड़ना है, दूसरे पद में 4 जोड़ना है, तीसरे पद में 6 जोड़ना है, फिर 8 जोड़ना है। यही काम आपको करना है। किसका, हियर का पूछा गया है, HEAR। तो पहले पद में 2 जोड़ना है, तो आपका यहाँ पर H में 2 जोड़ोगे, H में 2 जोड़ोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा भाई J। फिर आगे आपको फिर क्या जोड़ना था, 4 जोड़ना था, तो E में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा I। E में 4 जोड़ोगे यानी E होता है 5 नंबर पर, उसमें 4 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, और 9 नंबर पर I आता है, तो ये आपके पास में I हो गया। बाकी आगे आपको देखना ही नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सीधा C वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है जब आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दे रखा है। देखो इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वैसे तो समझाने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बट बेहतरीन तरीका यही है कि 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो चारों आप यहाँ पर पुट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले ए ऑप्शन यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर BA यहाँ पर एक गैप है और यहाँ पर डबल गैप है। तो अगर आप पहला ऑप्शन यहाँ पर पुट करते हो, यानी BA यहाँ पर BA अगर आपने पुट किया, देखो एक सीरीज बननी चाहिए, एक प्रॉपर सीरीज बननी चाहिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो BA लिखा हुआ है, AA BAA, कोई सीरीज नहीं बन रही है, एक निश्चित पैटर्न बनना चाहिए, तो यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। अभी आप जब आंसर देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कैसा यहाँ पर कैसे सीरीज बनती है। अब दूसरा ऑप्शन हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। दूसरा ऑप्शन पुट करो A सभी में, A यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब थोड़ी देर के लिए इसको देखो, अब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा कि देखो BAA एक कंप्लीट सीरीज बन रही है, एक कंप्लीट सीरीज बन रही है। इसका मतलब है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे भी अगर आप पुट करके देखोगे तो प्रॉपर कोई एक पैटर्न नहीं चल रहा होगा, सीरीज यहाँ पर ऐसे ही बनती है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा
जब आप यहाँ बी 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 सभी जगह पर अगर आप पुट करोगे, सभी जगह पर अगर आप बी बी पुट करोगे तो देखो क्या बनेगा, बी ए बी, ठीक है, यहाँ पर बी ए बी, ठीक है, यहाँ पर बी डबल ए हो गया, और आगे आपका बी डबल बी हो गया। देखो कोई सीरीज ही नहीं बन रही है, कोई सीरीज नहीं बन रही, जबकि यहाँ पर एक सीरीज बन रही है, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस के थ्रू आप देखोगे तो आपको चीजें खुद ही समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बी डी जी अनुपात पी आर यू, इसी तरीके से आपको ये देखना है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें सिर्फ आपको इतना देखना था कि बी में हमने यहाँ पर कितना जोड़ा तो हमें डी मिल गया, तो आपने बोला 2 जोड़ दिया। यहाँ पर आपने देखा कितना जोड़ा तो 3 जोड़ा, भाई ये 2 नंबर पर होता है, डी 4 नंबर पर होता है, और जी जो है वो 7 नंबर पर होता है, और पी जो है वो 16 नंबर पर होता है, 18 नंबर पर, यू 21 नंबर पर। ठीक है, तो क्या यहाँ पर पैटर्न चल रहा है, सिर्फ इतना ये पैटर्न चल रहा है कि पहले आपको 2 जोड़ना है और फिर आपको 3 जोड़ना है। इसमें भी अगर आप देखोगे एल 12 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, क्यू 17 नंबर पर, तो पहले आपने 2 जोड़ा फिर आपने 3 जोड़ा, यानी जिस भी आंसर में पहले 2 जोड़ रहा होगा ऑप्शन में और फिर 3 जोड़ रहा होगा वही आपका सही होगा। चलो चेक कर लेते हैं, चलो भाई चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 6 नंबर पर, ये 7 नंबर पर, ये 9 नंबर पर, तो क्या पहले 2 जोड़ रहे हो, नहीं, ये गलत हो गया। ये 20 नंबर पर और ये आपका 18 नंबर पर, ये 19 नंबर पर, तो क्या पहले आपने 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, नहीं, ये भी गलत हो गया। इसमें देखते हैं, यहाँ पर ये आपका जो है वो 13 नंबर पर, ठीक है, और यहाँ पर ये 11 नंबर पर, क्या आपने इसमें 2 जोड़ा, ये भी गलत हो गया। चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, चेक कर लीजिए, आपका 4 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 9, यहाँ पर देखो 2 और यहाँ पर देखो 3, ठीक है, तो यही चल रहा था, इसका मतलब ये ऑलरेडी आपका सही हो गया। बाकी 3 गलत हो गए थे तो चौथा ऑटोमेटिक आपका सही जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक सीरीज दे रखी है। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि सीधा आपको ये देख लेना है कितना जोड़ा जा रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 0 जोड़ा गया, यहाँ पर 1 जोड़ा गया, यहाँ पर 4 जोड़ा गया, यहाँ पर आपने देखा तो इसमें से 6 घटाओगे तो 18 जोड़ा गया, तो ये नहीं बन पा रहा है चीज़ें। और आप देख सकते हो ये 720 लिखा हुआ है, ठीक है, 720 लिखा हुआ है, यानी नंबर बहुत तेजी से अगर बढ़ जाए, देखो 1 से शुरुआत हो रही थी और 5-6 टर्म में ही ये 720 तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो रही होगी। एक बिल्कुल 60 हिंट इसको नोट कर लीजिएगा, एकदम से अगर संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो सीधा समझ जाओ जोड़ना नहीं है, यहाँ पर सीधा यहाँ मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो पहले टर्म में 1 से गुणा कराओगे 1 मिल जाएगा, इस टर्म में अगर आप 2 से गुणा करा दोगे 2 मिल जाएगा, इस टर्म में अगर आप 3 से गुणा करा दोगे तो आपको 6 मिल जाएगा, 6 में अगर आप 4 से गुणा करा दोगे तो 24 मिल जाएगा, 24 में अब आपको 5 से गुणा करानी है, कितना हो जाएगा 120। आगे भी चेक कर सकते हो कि 120 में अगर आप 6 से गुणा कराओगे तो क्या 720 मिल रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल मिल रहा है, इसका मतलब है 120 बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। डी वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, फ्लावर टू बुके। फ्लावर्स को जब आप मिलाते हो, ढेर सारे फ्लावर्स को मिलाते हो तब आपका बुके बनता है। उसी तरीके से जो मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर का जो समूह है उसको क्या बोलते हैं, तो वो आपका हो जाता है मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट। ठीक है, तो कैबिनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी डिपार्टमेंट गलत हो गया, डिपार्टमेंट तो हर एक का अलग अलग होता है, वो जो है चीज अलग अलग हो जाएगी, जबकि यहाँ पर बात हो रही थी कंबाइन करने की। जब आप सभी फूलों को पास में लाते हो मिलाते हो तब जाकर आपका बुके बनता है। उसी तरीके से जब मिनिस्टर सारे के सारे होते हैं तो पूरा एक मंत्रिमंडल बनाते हैं, कैबिनेट बनाते हैं, तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। वोटर भी आपके पास अलग चीज हो गई, और कॉन्स्टिट्यूएंसी ये भी आपका एक अलग चीज को दिखाता है, यानी एक निश्चित एरिया को दिखाता है। अब आप यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, मैड JXA और RUN। इसमें देखिए सबसे पहले M 13 नंबर पर, 1 नंबर पर, D 4 नंबर पर, ये आपका 10 नंबर पर, ये 24 नंबर पर, और ये आपका 1 नंबर पर। ठीक है, R 18 पर, U 21 पर, और N जो है वो 14 नंबर पर। तो देखिए 13 से 10 हुआ है, इसका मतलब है आपने माइनस का 3 किया है। उसके बाद ए में आपने को ए में जो है वो आपको कितना करना पड़ेगा, -3 ही करना पड़ेगा। और डी में आप देखोगे तो कितना करना पड़ेगा, -3, यानी सभी जगह -3 आप कर रहे हो, सभी जगह आप -3 ही कर रहे हो। देखो ए में आपको नहीं समझ में आया होगा कि ए में -3 कैसे किया जाएगा, तो आपको बता दें, देखो जेड बराबर क्या होता है, 26 नंबर पर जेड होता है, जेड के बाद में ए आता है, तो ए जो है वो 1 नंबर पर भी होता है और ये आपका 27 नंबर पर भी होता है, बी जो है वो 2 नंबर पर भी होता है और 28वें नंबर पर भी होता है। तो अब आप यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो 1 भी रख सकते हो, 27 भी रख सकते हो। तो अगर आप ए की वैल्यू 27 रखोगे, अब 27 में आप देखिए कितना घटाएं कि हमें 24 मिल जाएगा, तो आपने बोला 27 में से 3 घटेगा तो 24 मिल जाएगा। अब समझ में आ गया ना किस तरीके से ये घटाया जाता है। ठीक है,
तो सभी जगह 3 3 घटाना है, तो भाई आर में 3 घटा देंगे, तो आर में 3 घटाओगे 18 नंबर पर है, 3 घटाओगे 15 आ जाएगा, तो ओ। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपकी ओ से रहेगी, दो ऑप्शन गलत हो गए। फिर उसके बाद में अगर आपने देखा यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, 21 में 3 घटाओगे तो आपके पास 18 बचेगा, 18 पर क्या आता है आर, आर आता है आपका 18 पर ओ आर, तो ओ आर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2450 लड़के और 1750 लड़कियां एक लड़कियों की एक परीक्षा ली जाती है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 42% लड़के और 36% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो कुल अनुत्तीर्ण वालों की संख्या आपको बतानी है। यानी यहाँ पर पासिंग वाला दे रखा है और आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कितने फेल हुए। ठीक है, तो 2450 है, 2450 टोटल आपके सामने दिख रहा है कि भाई इतने लड़के हैं, इसमें 42% लड़के जो है वो क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। तो अगर आप इसका 42% निकालोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका 42% अगर आप निकालोगे तो हमें टोटल पास मिल जाएंगे लड़के, टोटल पास वाले लड़के मिल जाएंगे। ठीक है, तो जीरो से जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया, 5 चको 20 और 5 9 में 45, यहाँ से आपका 2 हो गया, इसको कट करोगे तो ये आपके सामने 21 दिखेगा। मल्टीप्लाई करा लेंगे, 21 9 189, 18 हो गया, और 21 चौको 84, 84 और 18 यहाँ पर हो जाएगा 1029। ठीक है, तो 1029 ये बच्चे कौन से हैं जो पास हुए हैं, और आपसे क्या पूछा गया है, कुल फेल वाले, फेल वाले आपको बताना था। तो टोटल लड़के कितने हैं, टोटल लड़के 2450 हैं, इसमें से पास कितने हुए हैं, पास कितने हुए हैं, 2450 में से पास हो गए हैं 1029। तो फेल वाले कैसे निकालोगे, घटा देंगे तो फेल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक हो गया, दो, और यहाँ पर आपका बच गया 4, 1421 ये लड़के हैं जो फेल हुए हैं। ठीक है, ये फेल वाले लड़के हैं। इसी तरीके से सेम प्रोसेस के साथ में आपको गर्ल्स निकालनी पड़ेंगी, कितने 36% जो लड़कियां हैं वो पास होती हैं। कितनी टोटल लड़कियां थी, 1750, 1750, 1750 का 36% निकालेंगे तो यहां से हमें क्या निकलेगा, यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें पास वाली गर्ल्स मिलेंगी। ठीक है, वो गर्ल्स जो पास हुई हैं, यहां से हमें ये मिलेगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 3 15 और 5 5 25, 5 दूना 10 और ये आपके पास 18 हो गया। ठीक है, 18 पंचे 90, 9 हो गया, 18 3 54, और 54 में 9 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 63, 630। तो 630 जो लड़कियां हैं वो पास हुई हैं, 630 लड़कियां जो हैं वो पास हुई हैं। अब हमें चाहिए था फेल वाले बच्चे सारे के सारे, तो बॉयज तो फेल हमने लिख दिया। अब गर्ल्स कितनी फेल हुई हैं ये आपको देखना है, 1750 टोटल गर्ल्स थी, उसमें से 630 पास हो गई हैं, तो घटा देंगे तो हमें फेल वाली गर्ल्स जो है वो मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपका जीरो हो गया, और 2 1 1120, तो 1120 जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पर फेल हो रही हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो टोटल कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए था कुल फेल वाले, कुल फेल वाले बच्चे चाहिए, तो इनको हमें जोड़ना पड़ेगा, तो इनको जोड़ लेंगे भाई, कितना हो जाएगा 1421 प्लस 1120, ये आपके पास में हो जाएगा 1 2 2 4 और 5 2500, 2541। तो ये 2541 जो बच्चे हैं वो टोटल फेल हो जाएंगे। टोटल बच्चे आपके पास कितने थे, तो यहां से टोटल बच्चे कितने हो गए, 2450 और 1750, इसको जोड़ लेंगे तो 0 0 और ये आपका 4200, तो टोटल जो बच्चे हैं वो 4200 हो जाएंगे। ठीक है, और फेल वाले कितने हैं, फेल वाले हैं 2541, फेल वाले कितने हैं 2541, तो फेल हो गए 2541, टोटल बच्चे कितने हैं 4200 इंटू 100%। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखोगे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद आपको भाग करना है 42 भाग 2541। ठीक है, तो ये आपका 6 बार हो जाएगा, 6 चौके 6 दूनी 12, 6 चौक 24 1 25, तो यहाँ पर 2 बच गया, एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 60 पॉइंट आएगा। ठीक है, 60.5 हो गया, पूरा भाग करने की आवश्यकता नहीं है, डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 60.5, तो 60.5%। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बस डेटा अलग हो जाएगा, हो सकता है इससे एक आसान ही क्वेश्चन आ जाए।
तो यहाँ पर डेटा अलग होगा, बाकी आपको कॉन्सेप्ट देख लेना है कैसे किया जाएगा। जो पास वाले हैं सबसे पहले वो निकाल देंगे, टोटल में से अगर आप घटा दोगे तो फेल वाले मिल जाएंगे, और फेल वालों का ही परसेंटेज आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निश्चित कूट भाषा में यदि बीच को GDCJE के रूप में कोड किया जाता है, ठीक है, तो उसी भाषा में FLUID को किस तरीके से कोड किया जाएगा। तो हमेशा क्या करना होता है, पहले आपको ये देखना होगा इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सीधा सा आपको काम करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, बीच लिखा हुआ है, तो BEACH, ठीक है, और इसको कोड किया गया है GDCJ और E। सबसे पहले आपको यहाँ पर नंबरिंग करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर नंबरिंग करनी है कि ये जो लेटर है, ये लेटर किस नंबर पर आता है। आपको जैसे ही एग्जाम में आप जाओगे, आपको तुरंत एक शीट दे दी जाती है, तो उस शीट पर आप सबसे पहले ABCD लिख लेना, पूरा अल्फाबेट आप लिख लीजिएगा, और 1 2 3 उसके ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है, नंबरिंग याद करने की जरूरत नहीं है, आप सबसे पहले यही काम करें। ठीक है, वो आपको लिख लेना है। उसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ पर नंबरिंग कर देनी है, जो भी आपने शीट में सबसे पहले नंबरिंग लिखी है। तो ये आपका 2 नंबर पर होता है, E 5 पर होता है, ये 1 पर होता है, ये 3 पर होता है, और ये आपका 8 पर होता है, 7 4 3, और ये आपका हो जाएगा 10 पर, और ये 5 पर। नंबरिंग आप याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है आपके पास में, तो हमने तरीका आपको बता दिया। अब उसके बाद में आपको देखना है किस तरीके से B का G हुआ है। तो ये आपका कोडिंग और डिकोडिंग का पूरा चैप्टर है। तो इसमें कुछ तरीके होते हैं, 6 से 7 तरीकों में कोडिंग करी जाती है। तो वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भाई 2 से 7 हुआ है, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे क्या यहाँ पर 2 से 7 कैसे हुआ है, आपने 5 जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखोगे तो ये 5 नहीं जुड़ रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये घटाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर 5 नहीं जुड़ रहा है, तो यहाँ पर जुड़ने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा, तो कुछ और आपको सोचना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं कि चीजें सीधे सीधे जुड़ रही हूँ, यहाँ पर क्रॉस भी हो सकता है, जैसे कि इस तरीके का क्रॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, 2 में 2 जोड़ा 4 हो गया, और इस तरीके से 5 में 2 जोड़ा तो 7 हो गया। अच्छा, क्रॉस से हमें समझ में आया कि भाई आपको क्या करना है, पहले टर्म में 2 जोड़ना है, लेकिन क्रॉस फॉर्मेट में आपको करना है। अगर ये चीज यहाँ भी अप्लाई हो जाती है, तो ये जो कोडिंग है वो इस तरीके से होगी। देखते हैं भाई, यहाँ पर ए में आपने 2 जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नहीं हो पा रहा भाई। सी में अगर आप 2 जोड़ोगे तो क्या, सी जो कि 3 पोजीशन पर है, और फिर से आप जोड़ोगे तो यहाँ पर फिर से 3 पोजीशन पर आ रहा है, तो ये नहीं बन रहा है। लेकिन इसमें जो है वो एक तरीके की और कोडिंग हो जाती है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, H जो कि 8 नंबर पर है, अगर इसमें हम 2 जोड़ दें तो ये 10 हो जाएगा, और ये C है 3 नंबर पर, इसमें अगर हम लोग 2 जोड़ दें तो ये 5 यानी कि E हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी हमने 2 जोड़ा, यहाँ भी 2 जोड़ा, और यहाँ भी जो 2 जोड़ा। अब बीच में आपको क्या करना है, बीच में सीधा सीधा देख लेंगे कि 2 जोड़ रहा है, यानी सभी में 2 2 2 जोड़ा गया है। लेकिन उसका तरीका आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्रॉस, पहले क्रॉस बना, फिर सीधे, और फिर उसके बाद में क्रॉस, ये यहाँ पर इसकी कोडिंग हुई है। तो इस तरीके से आपको क्या पूछा गया था, आपको यहाँ पर बताना था FLUID। ठीक है, तो इसमें आपको 2 2 जोड़ना है, लेकिन किस तरीके से, F में 2 जोड़ोगे, F में 2 जोड़ोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, F6 पर होता है तो आपके पास में ये H हो गया। L 12 पर होता है, 12 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14, तो यहाँ पर N हो गया। अब इसमें आपको जोड़कर बिल्कुल सीधा ही लिखना है, 2 जोड़ना है और सीधा ही लिखना है। U 21 पर होता है, इसमें 2 जोड़ोगे तो ये आपके पास में W हो जाएगा। वैसे भी आपको ऑप्शन दिखने लगा होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो पूरा आपको जोड़ना भी नहीं है, B वाला ऑप्शन जो है वो आपके सामने करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप जोड़ सकते हो कि I में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका 11, 11 पर क्या होता है, आप बोलोगे K होता है। D 4 नंबर पर होता है, इसमें 2 जोड़ोगे तो 4 2 कितना हो जाता है, 6, तो 6 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये आपका F हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी सिर्फ पहला अगर आपने निकाल दिया, सिर्फ पहला लेटर अगर आपने निकाल दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि N की शुरुआत सिर्फ इसी ऑप्शन में थी, बाकी किसी में नहीं थी, तो सीधा आपका B वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ट्रेन वाला क्वेश्चन हमने बताया था कि भाई फिक्स है, आएगा ही आएगा हर बार। देखिए 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबे पुल को पार करती है 30 सेकंड में। ठीक है, तो 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए उसको कितना समय लगेगा। आसान सा क्वेश्चन है, तरीका कॉन्सेप्ट हम आपको पहले ही बताकर आ चुके हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, 30 सेकंड में पार करती है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ये तो आपको पता होगा कितना समय लगा रही है, 30 सेकंड का समय लगा रही है।
और जब भी ट्रेन जो है वो पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई टोटल दूरी कितनी हो जाती है, उस पुल की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो चली गई दूरी में आपको क्या रखना है, डिस्टेंस की जगह पर क्या रखना है, इन दोनों का जोड़, जो कि आपके पास कितना हो जाता है 650। कितना हो जाएगा 650। क्या हमें यहाँ पर स्पीड पता है, तो आप बोलोगे स्पीड नहीं पता है। अब भाई स्पीड नहीं पता है तो इसको एस मान लेंगे और इसको कट करेंगे तो एस बराबर कितना हो जाएगा 65 यानी कि बटे 3, यानी कि आपका हो जाएगा, अच्छा इसको ऐसे ही रखेंगे, अभी इसको ऐसे ही रखेंगे 65/3। ठीक है, स्पीड हमारे पास ये आ गई। अब आगे क्या आपसे पूछ रहे हैं, आगे आपसे पूछा गया है 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो अब दोबारा से ये दूसरे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जहां पर इसको कितना समय लगेगा ये निकालना है। कुल दूरी में आपको क्या रखना है 370 प्लस ट्रेन की खुद की लंबाई। हमने बोला जब भी वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को तो रखना ही रखना है, प्लस ट्रेन की लंबाई को भी रखना है। तो 150 को भी आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। 150 बटे स्पीड कितनी है जो अभी आपने निकाली 65/3, स्पीड कितनी हो जाएगी 65/3। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये आपका जीरो हो गया, 7 5 12 और 3 1 4 1 5, 520। अब 65/3 है तो ये आपका 65/3 यहाँ पर भाग लगा हुआ है, भाग 65/3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ऊपर हो जाएगा और 65 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा और 65 नीचे आ जाएगा। अब 13 चौके 52 और 13 पच्चे 65, 5 उठे 40, 8 तियां 24, तो 24 सेकंड जो है वो इसको समय लगने वाला है, 24 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। भाई आपका कल एग्जाम होने वाला है तो एक बार इसका कंप्लीट रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। रिवीजन करने के बाद में जो भी आप, आई होप आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। कल आपका पेपर होने वाला है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर इन सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने वाला है, जरूर वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बता देना कि ये इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से हमें इतना बेनिफिट मिला। तो ये चीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कल के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।